कम सर। यस यस कमिंग, आइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपने बीकॉम किया है डिस्टेंस एजुकेशन से? यस सर। 2009 में, है ना? उसके बाद से अभी तक आप क्या कर रहे हैं? सर 2009 में जब मेरी बीकॉम कंप्लीट हुई कॉमर्स के साथ, तो उसके बाद फिर मैं 2010 में जॉब करना शुरू किया, प्राइवेट जॉब। उसमें सबसे पहला जो मेरा जॉब था वो DTDC कोरियन कंपनी में एज ए जूनियर अकाउंटेंट के पद पे था। 2012 तक मैंने जॉब शुरू किया और 12 के बाद 13 में मैं सिविल सर्विस की तैयारी में लग गया जॉब छोड़ने के बाद, और 14 में मैं दिल्ली चला गया। उसके बाद लेकिन कुछ पैसे की कमी की वजह से मुझे 2015 में वापस आना पड़ गया और उसके बाद से फिर से मैंने जॉब शुरू किया। और इसी दौरान मैंने एक आउटसोर्सिंग पे एक पोस्ट देखा बिहार सरकार में और मैंने उसको फिल किया और तब से मैं PhD में संविदा पे जो जॉब कर रहा हूँ, लेखा सहायक के पद पे। PhD? यस सर। क्या होता है PhD का फुल फॉर्म? पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है सर ये। अच्छा अच्छा, क्या क्या काम होता है इसमें? मूलतः जो बेसिक काम है सर इसका, रूरल एंड अर्बन दोनों, शहरी और गांव के जो वहाँ पे शुद्ध पेयजल जो है उपलब्ध कराना होता है। आप वहाँ पर क्या करते हैं? मैं वहाँ पे सर लेखा सहायक के पद पे हूँ सर। लेखा सहायक, है ना? यस सर। क्या करते हैं आप? मेरा जो मेन काम है सर वो है डिविजनल अकाउंट ऑफिसर जो हमारे सर होते हैं उनके साथ में लेखा संबंधी कार्यों में उनकी सहायता पहुंचाना। इसके साथ में जो भी हमारे यहाँ पैसे आते हैं उनको जो भी जिस मद में भी आए हैं और खर्च हुए हैं उसका मासिक रूप से प्रपत्र बना के मुख्यालय को समर्पित करना और वर्ष के अंत में उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र बना के उसको जमा करना। तो एज ए ऑडिटर अगर आप अपॉइंट होते हैं यस तो ये प्रेजेंट पोस्टिंग है आपकी, जो काम आप कर रहे हैं, ये कहाँ तक आपको सहायक होगा? क्या आपको लगता है कुछ सहायता मिलेगी इससे? मुझे लगता है सर कि इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि एक बार मुझे सर ऑडिट में भाग लेने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैंने देखा है कि जिन चीज़ों से मैं गुजरा हुआ है, जिन चीज़ों को मैं संभाल के रखता हूँ, जैसे कि उसके कैश बुक हो गए या फिर उनसे संबंधित जो पेपर हो गए, तो इन्हीं सब चीज़ों की मूलतः वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। और जो सर आते हैं ऑडिट में वो भी मूलतः इन्हीं चीज़ों से मिलान करते हैं और अगर इसमें उनको कहीं पे कुछ होता है। ऑडिट के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ जो अकाउंटेंट होंगे उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप डिमांड करेंगे? सीरियल नंबर बताइए। सर सबसे पहले तो मैं उनसे कैश बुक की डिमांड करूंगा उस निश्चित अवधि की। उसके बाद मैं बैंक पासबुक, ताकि मैं उस कैश बुक के जो क्लोजिंग अमाउंट है और बैंक की जो अमाउंट है इन दोनों से मिलान कर सकूं। अगर ये दोनों सही है तो फिर मैं जो भी खर्च होंगे रैंडमली, पूरे तो खर्च नहीं कर पाऊँगा चेक से, लेकिन उसमें जो भी रैंडमली खर्च होंगे उनसे संबंधित वाउचर को निकलवाऊँगा और देखूँगा वो वाउचर वैलिड है या नहीं और उसमें कहाँ तक सत्यता है और सरकारी नियम का पालन किया गया है। अच्छा, आपने जब कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो फिर आप ऑप्शनल इकोनॉमिक्स क्यों रखा? सर कॉमर्स किए हुए चूँकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, 2009 में ही मैंने कर लिया था और मैं सिविल सर्विस में लगातार इकोनॉमिक्स से जुड़ा था और जब भी मैंने इसके ऑप्शनल पेपर भरना चाहा तो मुझे उससे कंपेरेटिवली जो मैंने कंपेरेटिव किया दोनों को, तो मुझे लगा कि मैं इकोनॉमिक्स में अच्छा कर सकता हूँ और इससे मुझे अच्छे नंबर आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, इकोनॉमी में आप तो टैक्स के बारे में पढ़े होंगे? यस सर। बताइए टैक्स और फी में क्या अंतर है? कर और शुल्क में क्या डिफरेंस है? टैक्स सर मूलतः दोनों में मुझे इतना ही अंतर लग रहा है सर कि टैक्स जो होता है निश्चित अवधि में एक निश्चित अमाउंट पे अगर किसी की सैलरी हो या बिजनेस हो एक तय पैमाने पे लिया जाता है और उसके परसेंटेज फिक्स होते हैं, लेकिन फ़ीस होते हैं कि हमने जो भी कुछ लिया है तो उस पर कुछ ना कुछ फ़ीस देना होता है। टैक्स देने के बाद पब्लिक का राइट बनता है कि नहीं कोई सर्विसेज उसको मिले? नहीं सर। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? सर ये एक बढ़ता हुआ टैक्स होता है, जैसे जैसे कोई भी चीज़ की इनकम बढ़ती है, वो सैलरी हो बिजनेस हो कुछ भी हो, तो वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट से बढ़ता जाता है, परसेंटेज बढ़ता जाता है सर। कौन कौन टाइप के टैक्स होते हैं प्रोग्रेसिव और इसके बताइए? सर एक प्रोग्रेसिव होते हैं, दूसरा डिग्रेसिव होते हैं और क्या सर मैं इसको हिंदी में बता सकता हूँ सर? बताइए। एक सर बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, दूसरा एक घटते हुए क्रम में होता है, तीसरा एक होता है समानुपाती, मतलब कि जो एक, ये सर, और एक होता है
सर उस टैक्स का नाम मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है, जो अपने इंडिया में भी है, जो एक तय सीमा तक जाके वो सर स्टेबल हो जाती है, जिसको इंग्लिश में डिग्रेसिव टैक्स। रेट्रोग्रेसिव। थैंक यू। मुझे बताइए कि प्रोग्रेसिव टैक्स के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि बिहार सरकार में एम्प्लॉय को प्रोफेशनल टैक्स भी देना होता है। तो प्रोफेशनल टैक्स तो प्रोफेशनल वाले पे लगना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लगता है। ये क्या होता है, क्यों लगता है, कुछ आइडिया है? सर अगर परमिशन देंगे तो बता पाऊँगा सर, श्योर नहीं हूँ सर इस बारे में। परमिशन देने की क्या जरूरत, पूछ ही रहे हैं। मैंने अपने ऑफिस में भी देखा था सर कि जो भी जितने भी जिन लोग की सैलरी कटती थी तो उनके बाद उनके ऊपर कुछ इस तरह से प्रोफेशनल टैक्स करके लगता है। आई थिंक सर मेरे समझ से होता है कि यह एक जो प्रोफेशन में जो स्पेसिफाइड जॉब में है उनसे सरकार उनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए या फिर वेलफेयर के लिए लेती है सर। कौन सा महीना में टैक्स कटता है, पता है कुछ? फरवरी में सर। कंफर्म है? यस सर। ये सितंबर में कटता है, सितंबर के सैलरी में कट जाता है। थैंक यू अच्छा, सर। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अगर सुझाव देना होगा, चूँकि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है यस सर। और कृषि को विकसित करना हम समझते हैं कि बिहार और भारत की इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेहतर है। तो किसानों की इनकम को अगर बढ़ाना है ना, सरकार क्या क्या कदम उठाएगी तो ये फुलफिल हो सकता है, कुछ सुझाव दीजिए। सर सरकार की 2-3 स्कीमें हैं सर। जैसे पहला फसल सहायता स्कीम। उस स्कीम में क्या होता है कि जो भी किसान होते हैं उनकी फसल ख़राब अगर हो जाती है तो उन्हें अमाउंट मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सर कि ये अमाउंट मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने चूँकि किसान ही हैं तो उनके मौसम के हिसाब से उनको करना पड़ता है। अगर तय समय पे उन्हें पैसा नहीं मिल पाता है तो वो अपना आगे की खेती नहीं कर पाते। पहला चीज़ ये सर। दूसरी चीज़ सर कि जो बैंक से जो उन्हें सुविधाएं मिलती है, जो लोन मिलती है, इसकी प्रक्रिया सर मेरे समझ से सर थोड़ी सी ईजी होनी चाहिए ताकि उनको लोन आसानी से मिल सके और वो कृषि के इससे जुड़े चीज़ आसानी से खरीद सके सर। इससे आमदनी बढ़ जाएगी सर अगर बैंक से उन्हें लोन मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बैंक से लोन न मिलने के कारण वो किसी निजी क्षेत्र में पैसे लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतना ज़्यादा कर देना पड़ जाता है कि वो उसे चुका ही नहीं पाते। ब्याज की कर? ब्याज सर। और अगर नहीं चुका पाते हैं सर तो अगले टाइम में अगर फिर से उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो पिछले ही कर्ज से दबे हुए रहते हैं। अगर बैंकिंग प्रक्रिया सर आसान होगी तो उन्हें कम ब्याज दर पे सर पैसे मिलेंगे और इन ब्याज दर से वो सर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। और अगर उसमें कुछ उन्हें लॉस भी होता है तो फसल सहायता के तहत उन्हें छूट भी मिल सकती है सर। होल्डिंग होता है, होल्डिंग समझते हैं ना? सुना है सर मैंने। अच्छा, तो बिहार में किस प्रकार के किसान ज़्यादा हैं? मार्जिनल होल्डर, स्मॉल होल्डर, मीडियम होल्डर या लार्ज होल्डर? सर छोटे किसान सबसे ज़्यादा जिनके ज़मीन का कार्य 1 हेक्टेयर से कम है सर। ठीक। यस। अभी आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे। यस मैम। और आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी हैं। ये मुझे बताइए कि हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला मैम हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसमें मैन पावर की भी कमी हम लोग उसमें देखते हैं। जो भी डॉक्टर हैं, जो भी एक तो दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोकल सुविधाएं वो नहीं मिल पाती है। अगर सरकार ने उन सुविधाओं को देने का प्रयास भी किया है, इंफ्रा भी तैयार किया है, तो मानव संसाधन की कमी होने की वजह से वहाँ पे उचित डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो पाती है मैम। ठीक है, आपने कहा मानव संसाधन की कमी है, लेकिन अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के नाम पे तो हम लोग लार्जेस्ट हैं। यस। तो किस तरह से मानव संसाधन की कमी हो जा रही है? मैम पॉपुलेशन और मानव संसाधन में मूलतः अंतर इतना ही है कि एक नंबर होते हैं क्वांटिटी बेस और एक क्वालिटी बेस। मैम हमारे पास क्वांटिटी बेस बहुत ज़्यादा है, बट उन्हें ट्रेन ना होने की वजह से, स्किल की कमी से वो बस क्वांटिटी ही बन के रह गए, क्वालिटी बन के उभर नहीं पाए हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड भी रहा है जी मैम। आपको बैंकिंग सेक्टर की नॉलेज है कुछ? है मैम, थोड़ी बहुत। ट्वेन डेफिसिट का नाम सुना है आपने? सॉरी मैम, नहीं सुन पाया। लहरी घाटा सुना है नाम? बैंकिंग सेक्टर में बहुत चला था। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नाम सुने?
यस NPA मैम, यस मैम। क्या होता है? मैम होता है कि जब भी बैंक लोन प्रोवाइड करती है किन्हीं को भी, तो उन्हें प्रति माह उसके ब्याज संबंधी कुछ पैसे देने होते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया है कि अगर 3 सालों तक वो अपने ब्याज नहीं चुका पाते हैं या तय सीमा से नहीं, तो उन्हें NPA में डाल दिया जाता है। 3 साल? किसानों में सर 3 साल आम तौर पे। यस मैम। ऐसे तो मैम चूँकि मैंने भी लोन लिया था तो 3 महीने का अल्टीमेटम था, तो 3 महीने तक अगर वो कंटिन्यू ब्याज नहीं दे पाते हैं तो उन्हें NPA में शामिल कर दिया जाता है, और उसके बाद से फिर उन्हें आगे लोन लेने में परेशानी होती है, या फिर वो गवर्नमेंट के द्वारा एक डूबा हुआ पैसा माना जाता है मैम। डूबा हुआ पैसा माना जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक बैड बैंक आया था, कॉन्सेप्ट आया था बैड बैंक का। आप बता सकती हैं बैड बैंक क्या होते हैं? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। ये मुझे बताइए कि करंट में आपने क्या इशू पढ़ा है? करेंट में मैंने इंटरनेशनल रिलेशन देखा है, अभी जो अमेरिका के साथ हुआ या फ्रांस के साथ या UAE के साथ, और अपने लोकल लेवल पे मैंने अभी देखा है जो अभी ज्ञानवापी का चल रहा है, या फिर वर्तमान समय में अभी मणिपुर हिंसा जो काफ़ी छाया हुआ है हमारे सेक्टर में। और आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडिया की अभी जो 3 बिलियन और 5 ट्रिलियन की जो बात की जा रही है, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखा है मैंने। अच्छा, ठीक है। अपने ज्ञानवापी के बारे में बताया, क्या है ये पूरा मुद्दा? मैम, ये बनारस में स्थित है ज्ञानवापी मस्जिद, और कहा जाता है कि ये एक वहाँ पे जो काशी विश्वनाथ मंदिर हैं उन्हीं का एक मंदिर का भाग ये भी है। अभी हाल ही में मैम इलाहाबाद कोर्ट के हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया है वहाँ पे सर्वे के लिए, और वहाँ पे सर्वे के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिससे पुरातात्विक साक्ष्य होने के प्रमाण मिल रहे हैं। जेम्स प्रिंसेप ने एक बुक लिखा था मैम, बनारस और हिस्ट्री कुछ करके, उसमें उन्होंने जो बनारस की संकल्पना की थी या जो डिटेल दिया था मैम, उससे वो काफ़ी हद तक मिलता जा रहा है। इस वजह से ये मुद्दा भी मैम देश में कहा कि सर्वे चल रहा है, ये मुझे बता सकते हैं किसके द्वारा सर्वे चल रहा है ये ASI के द्वारा मैम। अच्छा, कल को अगर मान लीजिए कि ASI की रिपोर्ट आती है, वो कहती है वहाँ पे मंदिर है, तो क्या स्टेटस चेंज किया जा सकता है मस्जिद को, मंदिर का? मैम चूँकि फैसला हमारे माननीय अदालत ने दिया है, तो मैम इसे वो काफ़ी गहन निगरानी से देख भी रही है। चूँकि यहाँ पे 2 संप्रदायों का मामला है, तो इसे वो बारीकी से जांच कर रही है। फर्दर जो उनका डिसीजन होगा वो सर्वस्वीकार होना चाहिए मैम। ठीक है, ठीक है। आपका बिल और वाउचर का बात करें, वाउचर चेक करिएगा आप, तो बिल और वाउचर में अंतर क्या है? बिल सर जब भी किसी का बनाते हैं तो उसमें कई तरह के एक्सपेंस जुड़ करके कंबाइन बनता है खर्च, जिसे बिल कह सकते हैं। और वाउचर पार्टिकुलर उसमें जो हर चीज़ के उसमें इंक्लूड होते हैं, तो वाउचर अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होता है। CFMS पे आप काम किए हैं? यस सर। क्या होता है CFMS, क्या है, कब लागू हुआ? ये 2019 में लागू हुआ था सर। इसके तहत सर जो पहले कैश में या चेक में दिए जाते थे विपत्र का भुगतान किया जाता था, वर्तमान समय में पूरे बिहार सरकार में हर डिपार्टमेंट के लिए CFMS लागू किया गया है, और किसी का भी बिल पेमेंट होने के लिए इस पे बिल बनाया जाता है, और तब जो संबंधित ट्रेजरी ऑफिस होते हैं वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे जो ट्रेजरी ऑफिसर सर होते हैं पहले वो इसका निरीक्षण करते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट कुछ लग के जाते हैं जिनका वो देखते हैं, और वो सही होने के बाद फिर उनका भुगतान करते हैं। ट्रेजरी स्टेटमेंट और आप CFMS में लॉगिन तो ऑफिस के द्वारा किया जा सकता है? यस। तो CFMS स्टेटमेंट और ट्रेजरी स्टेटमेंट में क्या चीज़ ट्रेजरी में रहता है जो CFMS में नहीं रहता है? सॉरी सर, देखा नहीं सका भी चीज़। ठीक है। सोशल ऑडिट क्या होता है? सर सोशल ऑडिट सामाजिक प्रदर्शन, जवाबदेही और उनके विषयों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, जिसके तहत कोई भी सामाजिक कार्यक्रम अगर होते हैं, कोई भी परियोजनाएं होती हैं, तो उनका सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पर्यावरणीय रूप से उसका विश्लेषण करके उसके सत्यता की जांच की जाती है। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑडिट, सॉरी सर। आप अकाउंट्स भी पढ़े हुए हैं? यस। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? सर इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में
कोई भी चीज़ उत्पादन होने के बाद उसकी व्यवस्थाओं में चेंज होने से, उनकी मान्यताओं में चेंज होने से जो प्रति यूनिट के अमाउंट में बदलाव आता है उससे मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा बताइए कि आप जब सुबह में जगते हैं, आजकल तो लोगों की आदत हो गई सुबह में जगना है और मोबाइल खोल कर देखना है, आप भी देखते हैं? सर जगते के साथ नहीं देखता हूँ सर। कितनी देर के बाद देखते हैं? सर 2-3 घंटे के बाद। तो जब मोबाइल आप खोलते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सर चूँकि रात से कभी मोबाइल सुबह तक देखा नहीं होता है तो सबसे पहले कॉल डिटेल चेक करता हूँ सर कि उसमें किसका कॉल आया हुआ है। अगर कुछ सर अर्जेंट है तो फिर कॉल बैक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर सर उसके फिर 2 घंटे के बाद करता हूँ सर। अच्छा, ठीक है। तो जब ऑफिस में आप जब होते हैं तो ऑफिस में जब काम करते होते हैं तो कितने घंटे पर मोबाइल चेक करते हैं कि कॉल आया कि नहीं? सर मोबाइल साइलेंट मोड में हमेशा मेरे पास रहता है ताकि अगर किन्हीं अभी कॉल आए तो कम से कम मैं देख सकूं कि वो किनका कॉल है, और मुझे लगता है कि इसका जवाब देना है तो फिर उसको रिसीव करता हूं। नहीं, अगर एक ही कॉल अगर 2 या 3 बार आ जाते हैं तो सर मैं अगर अर्जेंट काम में भी फंसा रहता हूँ तो थोड़ा सा 1 मिनट निकाल। मेरा ये पूछना है कितने देर के बाद चेक करते हैं? साइलेंट में मोबाइल है, चेक कितने देर पर बात करते हैं कि हाँ भाई उसमें किसी का कॉल आया या नहीं आया? सर अगर काम का वजन थोड़ा सा कम है तो हर आधे घंटे पे, और अगर नहीं तो फिर काम में लगा रहता है तो चूँकि मोबाइल वाइब्रेशन में रहता है तो दिन भर नहीं भी देखता हूँ तो सर फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। और वीडियो वगैरह देखते हैं मोबाइल में? अभी इंटरव्यू की तैयारी के दौरान देख रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस Yes, आ रहा है जी। ठीक है। 2009 से 10 में जॉब कर रहे हैं। जॉब के बारे में ही बताना है, तैयारी वारी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है ना। यस, हमको नहीं लगता है ज़्यादा फायदा उससे होगा। ठीक है। और प्रोग्रेसिव टैक्स, रेट्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में जानकारी रखना चाहिए। यस। तो टैक्स का सिस्टम ही है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के टैक्सेस का प्रावधान है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय में तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होना चाहिए। किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी, तो उपज कैसे बढ़ेगा, उपज बढ़ेगा तभी आमदनी बढ़ेगी। उपज बढ़ाने का क्या उपाय होंगे ये देखना होगा। सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, बीमा कैसे उसका होगा, ठीक है। फिर एसोसिएट एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ाएंगे। 3-4 स्कीम थे सर माइंड में, बट तो एसोसिएट एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे तभी तो इनकम बढ़ेगा उसका। यस। जो स्लैक सीजन होता है उसमें कैसे कैसे काम वो करेगा। तो इनकम बढ़ाने का मतलब होता है कि समय को सदुपयोग कैसे करेगा, और जितना जो काम कर रहा है उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। इनकेस अगर ख़राब हो गया, फसल ख़राब हो गया तो कैसे सुरक्षा उसको मिलेगी, ठीक है। यस। काम करने के उसको फंडिंग कहाँ से आएगा, मतलब क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट तो बैंक वाला लोन तो ठीक बोल रहा था। फिर जब उपज हुआ तो मार्केटिंग, तो क्रेडिट एंड मार्केटिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस। लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, नई नई जानकारियाँ देना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर करना, मतलब इस तरह से हो किसान काम करे, उसका अनाज बढ़िया से उत्पादन भी हो, मार्केट में बिके, पैसा आए, यस। ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यहाँ पर डेवलप करना था, ठीक है। थोड़ा सा बोलने का स्पीड कम रखना है, तो तेज़ी से बोलते था, स्पीड को कम रखना है, यस। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछे थे तो बोलता है कि परमिशन देंगे तो बोलेंगे, तो क्वेश्चन ही हम पूछ रहे हैं तो परमिशन क्या देना है। यस। क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है तो परमिशन है ना, तो उसको ध्यान रखना है। दूसरा, प्रोफेशनल टैक्स कब करता, फरवरी कन्फर्म था? हाँ फरवरी कन्फर्म। नहीं जानते तो बोलना चाहिए। अच्छा, हाँ तो बोलना चाहिए था कि नहीं सर मेरी जानकारी सितंबर में, ठीक है। और इनकम टैक्स भी हर महीने हम लोग का हर महीने कटता है ना, लेकिन वो अल्टीमेट अकाउंटिंग उसका जो होता है फरवरी माह के बिल के साथ होता है। यस, है ना। ऐसे इनकम टैक्स का प्रावधान भी 1 महीने काट कर देना है, उसका भी इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो काटते हैं ना। हम लोग आते हैं तो अपना कटवा देते हैं। यस। ये ध्यान रखना है। तो जो जानकारी नहीं है तो फैक्ट्स है ना, क्या प्रोफेशनल टैक्स तुमको हम इसलिए पूछे थे, दिमाग में रखे थे कि तुम काम करते हो तो पता नहीं पता है कि नहीं, तुम्हारा तो कुछ कटता नहीं होगा, इसलिए तुमको पता नहीं सर, हम लोग का कटता है तो हमको पता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा, स्कीमें बोलता है, योजनाओं को बोलो, हिंदी में बोलो, यस, ठीक है ना, या स्कीम्स, स्कीम्स, ठीक है।
बस आ रहा है ना। यस सर। भाषा शैली पर ध्यान रखना है। यस। भाषा शैली ग्रामीण नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हड़बड़ी में बोलने से थोड़ा दिक्कत होता है, जैसे NBA वाला में 90 डेज होता है तो पहले 3 साल बोल दिए, तो थोड़ा सा ध्यान देना है सब चीज़ को। यस। सुबह में मोबाइल देखने वाली बात, ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। तो ठीक ही बोले, तो 2 घंटे के बाद देखता हूँ, ठीक है। और उसमें कुछ बताना है कि हाँ, तो सुबह में कुछ म्यूजिक सुनता हूँ मोबाइल ऑन करके। सर ये आपने नहीं पूछा था सर, भजन लगा देता हूँ कि बीच में 3 घंटे क्या करते हैं, है ना। तो ये सुनने पूछना ये चाह रहा है इंटरव्यू को। सुबह में उठते ही बहुत लोग अपना चैटिंग वाटिंग करना शुरू करते, हाय हेलो गुड मॉर्निंग GN है ना। या रात में किसी का मैसेज आया था गुड नाइट, किसी के साथ छूट गया सब, उसको सुबह सुबह फिर ये करना। तो सुबह में उठ करके मोबाइल में फ्रेश होने के बाद, है ना, मैं मोबाइल खोलता हूँ और भजन लगा देता हूँ, हो गया। आधी से भी लगा तो वहाँ बूढ़ा भी सब बैठता है, तो यही सब सुनता है, इस टाइप का चीज़। अब तुम लोग पॉप सॉन्ग सुनते हैं तो लगा क्या सुनता है, तो आपको यंग आदमी पूछेगा क्या सुनते, पॉप सॉन्ग, हाँ बड़ा बढ़िया बढ़िया है बढ़िया है। अब बूढ़ा आदमी पूछा तो भजन सुनते हैं। यस ये तो लाइफ है, समझ रहा है। यस सर। अब वो लड़की से वो पीछे बैठे थे, बोले क्या देखते, बोला कि हाँ मेहंदी कैसे लगाना चाहिए, वो देखते हैं सुबह सुबह, देखते से जाएगी सब नहीं कि हाँ ठीक अच्छा चीज़ देख रहे हैं, नहीं है सब ट्रैपिंग। बाकी ठीक है, बड़ा बढ़िया है। ऑडिट बड़ा बढ़िया से पढ़ लेना, इकोनॉमिक को देख लेना, है ना। इंटरव्यू कब है? 10 पे। हाँ, तो इस समय है बाबू तुम्हारे पास, तुम अच्छा से देखो, करो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो। यस एक जैसा रहेगा ना। यस सर। ठीक है। चेहरे पे थोड़ा सा और स्माइल रहना चाहिए था, जो अभी इस समय जो था, अभी जैसे नॉर्मल हो अभी ऐसे ही रहना चाहिए। यस। ठीक है। और धीरे धीरे बोलना, ये बहुत ज़रूरी है, ये स्पीड कम करना। बाकी ठीक है।